नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज सिंह है और मैं अभी वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में एज अ सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर काम कर रहा हूं। ये जो वीडियो आपके सामने अभी है, ये मेरे पिछले वीडियो यानी कि इंपॉर्टेंट एसेज एंड इंपॉर्टेंट टिप्स लास्ट मिनट सजेशन फॉर लोकसभा ट्रांसलेटर का पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मेरे पिछले वीडियो यानी कि इस वीडियो का पार्ट 1 देख ले, ताकि आपको और बेहतर ढंग से इस एग्जाम की समझ हो जाए। तो चलिए बात करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में मेंस एग्जाम के पहले पार्ट यानी कि ट्रांसलेशन सेक्शन के बारे में बात की थी। अब मैं इसका दूसरा पार्ट यानी कि एसे, प्रेसी और ग्रामर, ये जो तीनों को मिलाकर जो ये पेपर होने वाला है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले ये दोस्तों ये जानना जरूरी है कि ये पेपर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है और बहुत मार्क्स गेनिंग हो सकता है। अगर सेक्शन कट ऑफ के अलावा आपके पास कहीं अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप अपने मार्क्स को हाई लेवल पर लेकर जा सकते हैं, तो यही वो सेक्शन है, यही वो पार्ट है जहां से आप कट ऑफ और मेरिट में अगर कंपटीशन बढ़ता है, तो यही वो सेक्शन है जहां से आप आसानी से अपने लिए मार्क्स गेन कर पाएंगे, मजबूती से अपना पक्ष रख पाएंगे और अपने मार्क्स को रख पाएंगे। वो कैसे, इसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो है इंपॉर्टेंट एसेज। मैं वो आपको बता दूं कि इस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट एसेज क्या हो रहा है, फिर मैं और रिलेटेड चीजों को आप तक रखूंगा। तो इससे पहले कि मैं आपको इस बार का इंपॉर्टेंट एसे बताऊं, मैं बताऊं कि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था, पिछली बार ये एग्जाम 2017 में हुआ था और उसके बाद ऑलमोस्ट 4 साल के बाद ये एग्जाम 2021 में हो रहा है। तो साल 2017 में इसमें किस तरह के एसेज पूछे गए थे, तो आपको इससे एक समझ तैयार हो जाएगी कि लोकसभा किस तरह का डिमांड कर रही है आपसे एसेज का। तो आइए मैं आपको एसेज को पढ़कर सुनाऊं। जो सबसे पहला ऐसे इंग्लिश में था वो था सम रेमिनेंसेस ऑफ योर चाइल्डहुड। दूसरा द रिव्यू ऑफ अ फिल्म यू हैव सीन रिसेंटली। तीसरा योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। चौथा अ स्केच ऑफ पार्लियामेंट्रियंस लाइफ। और पांचवा योर एक्सपीरियंस ऑफ अ पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन इंडिया। ये इंग्लिश में थे, मैं आपको हिंदी में ला रहा हूं फिर से कि हिंदी में क्या पूछे गए। पहला सामाजिक परिवर्तन में साहित्य की उपयोगिता। दूसरा सोशल मीडिया का प्रभाव। तीसरा आर्थिक उदारीकरण के दुष्परिणाम। चौथा मानवाधिकार। और पांचवा डिजिटल इंडिया। तो दोस्तों आप जरा देखिए, मैं इंग्लिश एसेज को आपके सामने रखूं तो आपको समझने में आसानी हो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। सबसे पहली बात आप देखिए, 3 ऐसे सम रेमिनेंसेस ऑफ योर चाइल्डहुड, दूसरा द रिव्यू ऑफ अ फिल्म यू हैव सीन रिसेंटली, और तीसरा योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। ये तीनों के तीनों ऐसे हैं जिसकी आप तैयारी कर नहीं जा सकते। यानी कि ये उस प्रकार के ऐसे हैं जो आपको ऑन द स्पॉट एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर बनाना पड़ेगा, बैठकर लिखना पड़ेगा, पहली बार सोचते हुए। यानी कि आपसे लोकसभा परीक्षा में ये उम्मीद की जा रही है, ये अपेक्षा की जा रही है कि आप ऐसे ना लिखें, आप बेहतर इंग्लिश लिखें। आप बेहतर इंग्लिश लिख सकते हैं या नहीं, आपको इसलिए परखा जा रहा है। आप कितनी ऐसे की समझ रखते हैं, कितना जनरल नॉलेज की समझ रखते हैं, इससे रिलेटेड ये एग्जाम नहीं है। ये बस केवल इसलिए है कि आप क्या बेहतर इंग्लिश लिख सकते हैं, क्या आप सही प्रकार से इंग्लिश लिख सकते हैं, आपसे यही उम्मीद रखी जा रही है। मैं चौथा और पांचवा ऐसे भी बताऊं आपको। चौथा ऐसे जो है वो है अ स्केच ऑफ पार्लियामेंट्रियंस लाइफ, और पांचवा योर एक्सपीरियंस ऑफ अ पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन इंडिया। यानी कि 2 ऐसे सीधे तौर पर पार्लियामेंट से संबंधित, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आप पार्लियामेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उससे ही रिलेटेड आपको जो इस बार का जो ऐसे होगा, मैं हिंदी के ऐसे को भी बता दूं,
जैसा कि मैंने पढ़कर बताया आपको, उसमें बस केवल 2 ही ऐसे ऐसे थे जो करंट अफेयर्स बेस्ड थे। जो 5वां ऐसे था डिजिटल इंडिया, क्योंकि हाल ही में डिजिटल इंडिया की उस समय घोषणा हुई थी साल 2017 के आसपास, इसलिए वो ऐसे था। और दूसरा एक ट्रेडिशनल ऐसे जो सदाबहार चलता है, वो है सोशल मीडिया का प्रभाव। ये कई पिछले कुछ वर्षों से लगातार ये पूछा जाता रहा है, पिछले कम से कम 6-7 सालों से तो जरूर, जब से सोशल मीडिया अपना प्रभाव स्ट्रांगली दिखाना शुरू किया है जिसने, तब से। तो ये ऐसे, तो मेरे हिसाब से जो आपके लिए इस बार बहुत जरूरी होगा, एक ऐसा इफेक्ट, जो एक ऐसी वजह जिसने संपूर्ण मानव जाति को बहुत बड़े तौर पर प्रभावित किया है, उसे तो बिल्कुल आप तैयार करें। और आशा करता हूं कि आपने तैयार कर लिया होगा, क्योंकि आप हाल ही में एसएससी की परीक्षा देकर भी आए हैं, और जो नहीं देकर भी आए हैं वो इससे अवगत हैं। कोविड 19, तो कोविड 19 ऐसे बहुत महत्वपूर्ण होगा इसके लिए भी, इस बार के लिए भी। इसके डिफरेंट पहलूज, यानी कि इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, इफेक्ट ऑन सोशल लाइफ, इफेक्ट ऑन एनवायरमेंटल लाइफ, ऑनलाइन एजुकेशन जो कि कोविड की देन है इस बार ये, या फिर इफेक्ट ऑन हेल्थ या इफेक्ट ऑफ हेल्थ इश्यूज। तो मतलब कोविड के विभिन्न प्रकार के एस्पेक्ट जो होते हैं, विभिन्न प्रकार के पहलू, तो इन तमाम पहलुओं को आप देखेंगे इस ऐसे के तहत, और इसी आधार पर आप इसे तैयार कर रहे हैं कोविड। दूसरा, जो सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी और बहुत जोर शोर से जिसका प्रचार प्रसार हो रहा है, वो है आत्मनिर्भर भारत। सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि हम आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर बनने के लिए हर वो प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में डिफेंस सेक्टर में भी एरो इंडिया जैसा कार्यक्रम हुआ, जहां पर अधिक से अधिक संख्या में जो है भारतीय कंपनियों को इनवाइट किया गया। मैं इससे रिलेटेड भी एक वीडियो डालूंगा कुछ दिनों के बाद आपको और डिटेल में बताने के लिए। फिलहाल दूसरा टॉपिक, ये आत्मनिर्भर भारत, आप इसे तैयार कर रहे हैं क्योंकि इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से ये एक है। तीसरी बात, फार्मर्स बिल, जहां पर खूब उथल पुथल मचा है, और बार बार सरकार ने जो निर्णय लिया उसको चुनौती दी गई और बहुत सारे एजिटेशन किए गए। आप जानते हैं जो भी फार्मर्स बिल से रिलेटेड हुआ, लेकिन जैसा कि मेरा हमेशा सुझाव रहता है कि जब आप फार्मर बिल से रिलेटेड अगर बात अपनी रख रहे हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि हमेशा इसके आपका पक्ष क्लियर होना चाहिए, और पक्ष इस प्रकार से रखें कि आपका पक्ष बिल्कुल बायस्ड ना लगे किसी भी साइड से, और अपना आप डिसीजन दे सकते हैं। और वो डिसीजन मुझे लगता है कि सीधे तौर पर गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। आप उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप उसे एनालिसिस, मतलब एनालिटिकल वे में लिख सकते हैं, क्रिटिकल वे में लिख सकते हैं कि सरकार इसमें ये सुधार कर सकती है, ये बदलाव कर सकती है, लेकिन सीधे तौर पर उनको कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे, क्योंकि आपसे उम्मीद की जा रही है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनने जा रहे हैं, आप गवर्नमेंट सर्विसेज में आने जा रहे हैं, तो उम्मीद की जाती है कि आप सरकार के लिए कुछ हद तक फायदेमंद हो, आप सरकार के विचारों को समझ सके और लोगों को भी समझा सके। तो ये आपसे तभी उम्मीद हो पाएगी, मतलब आप इसमें तभी सफल होंगे जब आप यहां पर आप उनके पक्ष को बेहतर ढंग से समझ पाएं या समझा पाएं, तो ये जरूरी होगा। एक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पार्लियामेंट का एग्जाम है और हाल ही में इलेक्शन होने वाला है बंगाल में, और साथ ही साथ 5 और राज्यों में, मतलब कुल मिलाकर 5 राज्यों में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डेमोक्रेसी, या फिर जो ऐसे आपने, जैसा मैंने पढ़कर बताया, योर एक्सपीरियंस ऑफ अ पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन इंडिया, इस ढंग का कुछ। तो 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाला है, तो डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रोल ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इन इंडिया, इफेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, मतलब उसके आसपास डेमोक्रेसी और इलेक्शन से रिलेटेड। तो आप इसी एक ऐसे को जरूर तैयार करें। और इसके साथ साथ मैं 2 ट्रेडिशनल ऐसे आपको बताऊंगा जो सदाबहार एसेज हैं, जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। पहला करप्शन और दूसरा रिजर्वेशन। ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा संसद में उठाए गए हैं, हमेशा संसद के महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक रहा है।
तो क्योंकि एग्जाम आपका पार्लियामेंट का है, तो इसलिए आप इन दो टॉपिक को जरूर प्रिपेयर करें, रिजर्वेशन और करप्शन। तो इन दोनों को आप ध्यान रखें, तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो मेरी तरफ से जो इंपॉर्टेंट एसेज है वो यही है। लेकिन इसके बाद भी मेरा एक महत्वपूर्ण सुझाव ये रहेगा कि आप बिल्कुल तैयार रहें कि आपको कोई रैंडम एसे लिखना पड़ सकता है पार्लियामेंट के एग्जाम में। रैंडम एसे का मतलब कोई ऐसा एसे जिसे आपको एग्जाम हॉल में बैठकर बनाकर लिखना पड़े, क्योंकि बहुत कम पैटर्न फॉलो करती है पार्लियामेंट के एग्जाम में। पार्लियामेंट ट्रांसलेटर के एग्जाम में बहुत कम पैटर्न का फॉलो होता है एसे के सेक्शन में। सिवाय आप पार्लियामेंट वाले भाग में तो बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि एक आध दो ऐसे मिल जाए, बाकी उम्मीद करें कि हो सकता है कि आपको कोई ऐसा एसे मिल जाए जो आपको एग्जाम में बैठकर बनाना पड़े। लेकिन फिर भी मेरी तरफ से इन एसेस को अगर आप तैयार करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको उन एसे को नहीं चुनना पड़ेगा जो एग्जाम में बैठकर पहली बार आपको लिखना पड़े। लेकिन उनके लिए ये एग्जाम बेहतर हो सकता है जो बिल्कुल ऐसे प्रिपेयर नहीं करके जा रहे हैं और इस भरोसे जा रहे हैं कि वो एग्जाम में ऑन द स्पॉट बैठकर लिख पाएंगे, तो उन्हें यह मौका 100% मिलने वाला है। अब और महत्वपूर्ण बात, इस पेपर का अगला भाग जो है प्रेसी राइटिंग। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि प्रेसी राइटिंग क्या करना है, कैसे करना है। तो प्रेसी राइटिंग आपको पता होगा कि सिंपली आपको 250 वर्ड से 300 वर्ड्स का एक पैराग्राफ दिया जाएगा, एक बड़ा पैराग्राफ दिया जाएगा, और आपको उस पैराग्राफ को 1/3 करना है, यानी कि 1/3 करना है। तो मतलब वर्ड लिमिट के हिसाब से। तो प्रेसी राइटिंग का मतलब है किसी भी चीज को संक्षिप्त करके लिखना। इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है हेडिंग देना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर प्रेसी राइटिंग जो कि 15 मार्क्स का पूछा जाता है, 15 मार्क्स का, तो 15 मार्क्स में 2 नंबर सीधे तौर पर उस हेडिंग लिखने के लिए होता है। तो 2 नंबर का मतलब आप समझ सकते हैं 2 नंबर का खेल बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है यहां पर। तो 2 नंबर आप इस्तेमाल करेंगे प्रेसी राइटिंग लिखने के लिए। प्रेसी राइटिंग का हेडिंग देंगे उस 2 नंबर के लिए, और बाकी 13 नंबर के लिए आप प्रेसी राइटिंग लिखेंगे जहां पर आपको 1/3 करना है। और जो लोग जिन्होंने प्रेसी राइटिंग का अभ्यास नहीं किया है उनके लिए मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि जब आप प्रेसी राइटिंग लिख रहे हैं तो आप इस बात का ख्याल रखें कि जो पैराग्राफ में जो वर्ड्स दिए गए हैं एज इट इज आप उस वर्ड्स को ना उठाएं, वरना आप 1/3 नहीं कर पाएंगे। आप लिखते लिखते आपकी लिमिट वो 1/4 हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। तो आप उस पैराग्राफ को पढ़ें, उसको उसके सार को समझें और फिर अपने शब्दों में, आसान शब्दों में उसे लिख दें। जो एसेंस है उस पैराग्राफ से, जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आ रही है, बस उसे लिख दें, तो आप बेहतर मार्क्स ला पाएंगे। तो ये ध्यान रखें प्रेसी राइटिंग में। ये सेम प्रेसी राइटिंग हिंदी में भी है, जिसको संक्षेपण, संक्षेपीकरण शब्दों से कहा जाता है, विशेष तौर पर संक्षेपण के रूप में जाना जाता है। तो आप ये जरूर लिखें। मैंने ऐसे से रिलेटेड आपको वर्ड लिमिट बता ही दिया, क्योंकि 25 नंबर का है। तो उसमें जो है आप 400 to 500 वर्ड्स लिखेंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने क्यों इसे दोबारा कहा, इस पेपर के टाइम को आप कैसे मैनेज करें, क्योंकि ये पेपर 3 घंटे का है। 3 घंटे का हिंदी सेक्शन और 3 घंटे का इंग्लिश सेक्शन। तो यानी कि अगर आप 1.5 घंटे को भी बांट लें तो आप कैसे कर पाएंगे आसानी से। आप ऐसे पर इस सेक्शन में 45 मिनट का समय देंगे, 45 मिनट का आप टाइम दे रहे हैं ऐसे के लिए, जहां पर आपको 400 to 500 वर्ड्स लिखना है। और मुझे लगता है ये टाइम इनफ है 400 to 500 वर्ड्स लिखने के लिए। तो ये आप करें कि 400 to 500 वर्ड्स लिखें इन 45 मिनट। दूसरा, प्रेसी राइटिंग के लिए आप हाफ एन आवर का समय दे रहे हैं, 30 मिनट का, क्योंकि आपको इसमें लिखना कम है, सोचना अधिक है। मतलब आप सोचें और सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर लें। और ये ध्यान रखें दोस्तों कि अगर आप प्रेसी राइटिंग लिख रहे हैं तो इसमें भी कटिंग पेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। रफ वर्क कर ले, पीछे आपको रफ का स्पेस मिलेगा, आप वहां लिख ले और उसके बाद इसमें लिखें, क्योंकि बहुत कम शब्द लिखना है। अगर 300 वर्ड्स का भी पैरा है तो आपको 100 वर्ड्स लिखना है। 100 वर्ड्स बहुत छोटा एक छोटा सा पैराग्राफ होता है, तो आप आसानी से आप हाफ एन आवर में आराम से लिख पाएंगे सोचकर। तो अच्छे से सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कर लें रफ साइड में और फिर इसे यहां लाकर लिखें प्रेसी राइटिंग में,
ताकि आप बेहतर मार्क्स पा पाए। तो 30 मिनट्स का आप समय दे रहे हैं एक प्रेसी राइटिंग के लिए और 15 मिनट का समय दे रहे हैं आप इसके ग्रामेटिकल पोर्शन के लिए। तो 10 नंबर का ग्रामर पूछा जाता है, 10 नंबर का हिंदी में भी और 10 नंबर का इंग्लिश में भी। तो जिन लोगों को पेपर पैटर्न समझने में दिक्कत है, मैंने एक पहला वीडियो बनाया है, पेपर पैटर्न क्या होता है उसे डिटेल में बताया है। तो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के उसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि क्या पेपर पैटर्न है। और मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का लिंक दे दूंगा। जिन्होंने इसका पेपर अब तक डाउनलोड नहीं किया है पार्लियामेंट की वेबसाइट से, तो आप यहां से आप लिंक के जरिए जो है पेपर 1 और पेपर 2 डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसा पेपर पूछा गया है क्लियरली, साफ साफ। तो 45 मिनट, 30 मिनट और 15 मिनट ये एक सेक्शन आप इंग्लिश में दे रहे हैं और सेम यही आप 45, 30 एंड 15 यानी कि 45 का एसे, 30 मिनट आप लगा रहे हैं प्रेसी राइटिंग और 15 मिनट आप ग्रामर सॉल्व करने में लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर 3 घंटे। तो अगर आप इस तरीके से एग्जाम देते हैं तो मैं पूरी तरह से उम्मीद करता हूं कि आप परीक्षा में सफल होने वाले हैं और मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बेहतर ढंग से परीक्षा दें एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही और अपना प्यार दिखाते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो लोग मुझसे अलग तौर पर जुड़ना चाहते हैं, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में अपना फेसबुक लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूंगा, आप मुझसे वहां जुड़ सकते हैं। और कोई अगर विशेष तौर पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप फेसबुक मैसेंजर में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मैं अनुरोध करता हूं कि आप समय देखकर सवाल पूछें कि जब मैं फ्री हूं और मैं जवाब दे पाऊं। ठीक है, फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।